नमस्कार, मेक आईएएस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का सिक्स लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में आपको प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, इसके बाद में मैंने वहाँ की झीलों के बारे में आपको बताया। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ में लौ आईएएस की जो खाने हैं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, उसको शुरू करने के क्रम में सबसे पहले आपको चट्टानों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक होलिस्टिक रूप से बात करूं तो देखिए, आपको ये पता होगा कि जैसे जो एक महाकल्प होते हैं जो एक बड़े स्तर पे होते हैं, महाकल्प, उसके बाद में आते हैं युग और उसके बाद में आते हैं शक, यानी या पीरियड। तो देखिए क्या है कि ये जो चट्टानों के क्रम है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने नाम सुना होगा ओल्गियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इनका नाम सुना होगा आपने, मेसोजेनिक का नाम सुना होगा, सेनोजोइक काल का नाम सुना होगा। तो वो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ जिससे कि आपको चट्टानों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाए। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो महाकल्प देखिए सबसे बड़ा होता है। कि जैसे इसकी हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा पूरा पहले जैविक महाकल्प, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा मेसोजोइक, उसके बाद में सेनोजोइक। तो ये क्या है, ये महाकल्प है। ये क्या है, ये महाकल्प है। और इन महाकल्प के अंतर्गत आता है युग। युग जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और उसके बाद में आते हैं शक, यानी कि पीरियड्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस काल पढ़ा होगा आपने। तो वो सारे किस में आते हैं, वो सारे शक या पीरियड में आते हैं। ये एक छोटी संकल्पना है, महाकल्प एक बड़ी संकल्पना है। तो वो मैं आपको बताने के क्रम में था, क्योंकि देखिए कभी कभार इससे एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बताने के क्रम में ये चीजें बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जो मेसोजोइक युग था, मेसोजोइक जो युग था, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रिटेशियस काल था, मैंने आपको कहा था कि मेसोजोइक क्या, ये महाकल्प हो गया और ये द्वितीयक युग हो गया। और इसके बाद में जो शक है, शक कौन सा हो गया, क्रिटेशियस। तो देखिए, जो क्रिटेशियस काल था, आपको पता होगा कि इसमें क्या हुआ था कि क्रिटेशियस काल में जो आपने दक्कन का पठार का नाम सुना होगा, तो क्रिटेशियस काल में दक्कन का पठार बना था। देखिए, जब मैंने आपको पहाड़ियों के बारे में बताया तो मैंने दक्कन के पठार को आपको नहीं बताया था। वो इसलिए नहीं बताया था कि आगे की लेक्चर में उस पर बात करूंगा। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको महाकल्प, युग, शक के बारे में बताया। इसको थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया ताकि आपको ये चीजें पता रहें। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो क्रम बताया, पैलियोजिक बता दिया, दूसरा मेसोजोइक, सेनोजोइक, ये काल हैं। ये क्या काल है, देखिए इस पे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेसोजोइक में क्रिटेशियस काल था, तो इसी में क्या हुआ कि दक्कन का जो पठार था, दक्कन का जो पठार था उसका निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था, ज्वालामुखी के निक्षेप से बना था। उसमें हम अभी बात करेंगे, बट पर्टिकुलरली मैं आपको ये बताने के क्रम में कि आपको चट्टानों के पढ़ने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहीं पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि मेसोजोइक के बाद जो सेनोजोइक युग था, इसमें तीन जो काल थे, मान लीजिए ओल्गियोसिन, मायोसिन, प्लायोसीन, प्लायोसीन या प्लीस्टोसीन, तीन काल। तो ध्यान रखिए कि जो ओल्गियोसीन था, इसमें बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा बृहद हिमालय, बट अभी क्या है कि यहाँ पे जो मैं चट्टानों के क्रम में आपको थोड़ा सा एक चट्टानों का जो एक होलिस्टिक नॉलेज है, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए कि हम क्या पढ़ने वाले, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ओल्गियोसीन काल में बृहद हिमालय बना। उसके बाद मायोसीन की बात करें तो लघु हिमालय। और उसके बाद में प्लायोसिन या प्लीस्टोसिन काल की बात करें तो उसमें क्या, शिवालिक हिमालय बना था। देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ही पूछा गया था कि शिवालिक है वो किस युग में बना था। तो किस में बना था, सेनोजोइक युग में बना था। और किस काल में बना था, प्लायोसिन। ओल्गियोसिन में क्या बना, बृहद हिमालय। मायोसिन में क्या बना, लघु हिमालय। प्लीस्टोसिन या प्लायोसिन काल में क्या बना, शिवालिक हिमालय। तो वो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। तो उसके अगर हम अगले इस क्रम में बात करें, मैं बात कर रहा था पर्टिकुलरली प्रायद्वीप के बारे में। तो प्रायद्वीप में देखिए, मैंने आपको पहाड़ी, चट्टानों और सबके और जलप्रपात के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चरों में बता चुका हूं। इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये है कि आपको जो थोड़ा उसका छोटा पोर्शन था, जैसे मैंने जानबूझ के दक्कन का पठार आपको नहीं बताया क्योंकि उसको मुझे यहां बताना था। उसके आप लिंकेज को समझिएगा कि मैं उसको क्यों बचा के रखा था आपको बताने के लिए। उसी क्रम में मैंने आपको अरावली नहीं बताया था, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, अरावली जो पर्वत है, आपको पता है कि भारत का पुरातन पर्वत है और ये अब अवशिष्ट के तौर पे काम कर रहा है। ये अवशिष्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। देखिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी, तो ये ध्यान रखिएगा। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। दूसरा क्या है कि अभी अवशिष्ट हो गया, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये अरावली पर्वत की बात करूं तो ये दिल्ली से लेकर गुजरात पालनपुर तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। अरावली के बारे में एक चीज और आपको बता देता हूं, मैंने आपको नदियां जब पढ़ाई तो मैंने आपको माही और लूनी नदी मैंने आपको बताई थी। तो वो मैंने जो अरावली पर्वत है, माही और लूनी नदी जो है उसके लिए जल विभाजक का काम करती है। और उसी के साथ में इसके जो पूर्व की ओर एक नदी है बनास। बनास जो नदी है चंबल की सहायक नदी। देखिए मैं अभी आपको जब क्या बोलता हूं कि जो उत्तर भारत बताऊंगा तो उसमें मैं बनास और चंबल की सारी ट्रिब्यूटरीज को बताऊंगा, बट वहां पे एक क्वेश्चन आ गया तो मैं उसी क्रम में आपको बताने के क्रम में ये चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको अरावली बताया, तो अरावली मैंने क्या बताया कि ये अवशिष्ट पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। साथ में क्या है कि ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक दिल्ली से गुजरात पालमपुर तक फैला हुआ है। और इसी ये माही और लूनी नदी का जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। इसी के अगर हम पूर्व की ओर बात करें तो बनास जो चंबल की एक सहायक नदी है, वो चंबल की जो सहायक नदी है वो बनास, वो इसको जल विभाजक के रूप में भी काम करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसमें अगली बात करें, अरावली मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं इसी पर्टिकुलरली टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैंने अरावली बताया। अरावली के बाद में यहाँ पे एक इस साइड में विंध्याचल पर्वत पड़ता है, विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा पड़ता है, मालवा का पठार। मालवा का पठार देखिए मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में इसको डिस्कस करना था। आप बात समझ पा रहे हैं? तो मालवा का पठार किनके के बीच में है? अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में, या बिंद पर्वत श्रेणी के बीच में है, बिंद के बीच में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो मालवा का पठार है ये ज्वालामुखी निक्षेप से बना हुआ है, लावा से निर्मित है, ध्यान रखिए। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसी के अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें, उत्तर पूर्व की ओर बात करें तो ध्यान रखिएगा इधर विंध्याचल और क्या बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र पड़ता है, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र पड़ता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसके और हम क्या बोलते हैं कि उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी कि अभी मैंने आपको पर्टिकुलरली अरावली के बारे में बताया। अरावली के बताने के बाद में मैंने आपको विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया, मालवा पठार के बारे में बताया। जैसे कि हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो एक कैमूर का पठार है, कैमूर की पहाड़ी है। तो कैमूर की जो पहाड़ी है वो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में जबलपुर से बिहार की सासाराम तक फैली हुई है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। उसी के बाद में पारसनाथ की पहाड़ी है, ये झारखंड में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ? झारखंड में। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। उसी क्रम में मैं आपको बताने की कोशिश, मैंने आपको अरावली बताया, उसके बाद में मैंने आपको मालवा बताया, विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला है, क्या बोलते हैं कैमूर के बारे में बताया, पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बताया। तो ये चीजें मैंने इसलिए यहाँ पे छोड़ रखी थी। तो इस बात को आप समझिएगा कि जो अगर आप सिस्टमेटिक वे से तैयारी करेंगे तो आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। अगर हम इसी क्रम में अगली बात करें तो मैं आपको चट्टानों के क्रम की बात कर रहा, तो ध्यान रखिए कि भारत में अगर हम चट्टानों के क्रम की बात करें तो इसमें देखिएगा कि आपने जरूर पढ़ा होगा आर्कियन, धारवाड़। देखिए ये क्रम होता है कि मतलब सबसे पहले कौन सी चट्टान आई है? आर्कियन, उसके बाद में धारवाड़, उसके बाद में कुडप्पा, उसके बाद में बिंद, फिर गोंडवाना और फिर दक्कन ट्रैप। देखिए यही क्रम है इसके आने का। इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैं कैसे याद करता हूं, मैंने तो इसको डिजिट से याद किया, डिजिट से मान ली ADK BGD। तो आप अपना कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन इनका क्रम यही है कि सबसे पहले कौन सी चट्टानें आई? आर्कियन की, आर्कियन चट्टानें, उसके बाद में धारवाड़, उसके बाद में कुडप्पा या कडप्पा, उसके बाद में बिंद, उसके बाद में गोंडवाना, उसके बाद में दक्कन ट्रैप। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि ये जो चट्टानों का क्रम है कैसे कि इसी क्रम में है, जैसे कि ए पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर बिंद, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। अच्छा दक्कन ट्रैप के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये किस काल में आया था? क्रिटेशियस काल में आया था। ज्वालामुखी के निक्षेप से, ज्वालामुखी जब निक्षेप हुआ तो लावा से निर्मित ये मैदान है, ध्यान रखिएगा। दक्कन ट्रैप जो है यहाँ पे क्या काली मिट्टी का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है।
तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी का क्षेत्र और यहाँ पे बेसाल्ट का अधिक जमाव है, बेसाल्ट का अधिक जमाव, तो ये क्रम है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा सबसे पुरानी कौन सी है, आर्कियन, उसके बाद में धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर बिंद, फिर गोंडवाना और फिर उसके बाद में दक्कन ट्रैप। आर्कियन की बात करें तो ध्यान रखिए कि आर्कियन की जो चट्टाने हैं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें जिनको आर्कियन चट्टान बोलते हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें धारवाड़, देखिए धारवाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ आर्थिक रूप से खनिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें बहुत मेन खनिज जैसे लोहा अयस्क हो गया, सोना हो गया, मैंगनीज हो गया, वो बहुत जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो धारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। मान लीजिए जो मैं बात करूं कि कर्नाटक हो गया, क्या तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, या राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है ये हो गया, या जम्मू कश्मीर का थोड़ा पार्ट हो गया, तो वो सारी से धारवाड़ के क्रम में आते हैं। तो धारवाड़ की जो चट्टानें होती हैं वो बहुत ही क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से खनिज के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही रिच है। और वो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो चट्टानें हैं आर्थिक रूप से खनिज के लिए कौन सी समृद्ध है, तो ध्यान रखिएगा धारवाड़ है। ये क्वेश्चन बार बार आया, मैं इसलिए आपको बताने के क्रम में हूं, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि धारवाड़ चट्टाने की आर्कियन चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी। देखिए अपर्दन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अपर्दन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी चट्टान में अपर्दन नदी के द्वारा, जल के द्वारा, हिमनद के द्वारा, आपने पढ़ा होगा इसको। देखिए आपने नदी के कार अपर्दन निक्षेपण के पढ़े होंगे ना, जैसे नदी का यू आकार की घाटी बनती, वी आकार की घाटी बनती। तो अपर्दन का बेसिक मतलब है चट्टाने जो चट्टाने होती उसमें किस तरीके से अपर्दन होकर के वो धारवाड़ चट्टानों का क्रम लेती, सबसे पहले आर्कियन फिर धारवाड़। ध्यान रखिएगा धारवाड़ आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में आती है, और धारवाड़ क्या जो आपका कर्नाटक का शिमोगा जिला है उसी के नाम पे धारवाड़ चट्टाने पड़ी हैं। तो ध्यान रखिए कर्नाटक के धारवाड़ क्या बोलते हैं कडप्पा जिला शिमोगा, उसके बाद में कुडप्पा या कडप्पा। ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले उसके नाम पे कुडप्पा क्या बोलते हैं कि कुडप्पा चट्टानों के बारे में बात की। देखिए ये भी क्या है कि ये अगर इसकी हम बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर का पठार आपको पता है जो खनिज रूप से काफी संपन्न है। इसके बाद में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ तो वहां पे ये पाई जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें बिंद चट्टान की, तो बिंद चट्टान आपको पता है कि जो क्या बोलते हैं कि जो कडप्पा चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से बनी। तो ध्यान रखिए कि जल निक्षेपों से बनी हुई, तो यहाँ पे बलुआ पत्थर आपने जरूर सुना होगा, बलुआ पत्थर, संगमरमर, वो कब किससे बनता है, वो बिंद क्रम की चट्टानों में बनता है। ध्यान रखिएगा मेरी आप बात समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूं, मैं अभी आपको चट्टानों के क्रम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा ADK BGD ये क्रम आप याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। आपका कोई भी तरीका हो सकता है, आप इसको याद कर, मैं तो इसको ऐसे याद कर लेता हूं ADK BGD, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बट आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। मैंने आपको बिंद तक बताया था। अब मैं अगर गोंडवाना की बात करूं तो गोंडवाना ध्यान रखिए कि भारत में जितना जो कोयला क्या संसाधन है, जो कोयला संसाधन है वो सबसे ज्यादा कहां गोंडवाना में पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान में। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि कोयला का निक्षेपण सबसे ज्यादा कहां गोंडवाना चट्टानों में, इसी ध्यान रखिएगा। उसके बाद की हम बात करें तो दक्कन ट्रैप, मैंने अभी आपको बताया दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल जो था वो किसमें था, मेसोजोइक जो महाकल्प था, द्वितीयक युग था। तो उसमें क्या था कि उसमें जो ज्वालामुखी का जो लावा था उसके निक्षेपण से ये क्या बोलते हैं कि दक्कन का ट्रैप बना। तो ध्यान रखिएगा दक्कन का ट्रैप जो है, दक्कन का पठार जो है, ये क्या है कि ये लावा के निक्षेपण से बना। और ध्यान रखिएगा ये काली मिट्टी से रिच क्षेत्र है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए जो कॉटन की खेती हुई या मूंगफली की खेती हुई तो वो अच्छी होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश में हूँ कि जो मैंने अभी आपको चट्टानों के बारे में बताया, मैंने आपको सारी चट्टानों का क्रम बताया। आप ध्यान रखिएगा चट्टानों का जो क्रम है मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ADK BGD, ध्यान रखिएगा। देखिए इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि जो धारवाड़ की चट्टान है वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मैंने आपको कुडप्पा के बारे में बताया, मैंने आपको बिंद के बारे में बताया, मैंने आपको गोंडवाना के बारे में बताया। गोंडवाना के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि गोंडवाना में क्या भारत में जो कोयला संसाधन है उससे रिच है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने आपको दक्कन ट्रैप के बारे में बताया। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी क्रम में अगर मैं अगली बात करूं तो जो दक्कन का पठार है,
दक्कन का पठार जो होता है, जितना नर्मदा से जो दक्षिण, नर्मदा मैंने आपको नदी बताई थी, नर्मदा मैंने, अगर आप दूसरा तीसरा लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किसकी पहाड़ी है, मैकाल की पहाड़ी है, तो वो ध्यान रखिएगा। जो जो दक्कन का पठार है वो मान लीजिए गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या कुछ इसका भाग मान लीजिए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखिए इसको दक्कन ट्राइब बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम पर्टिकुलरली अगर आयस की बात करें तो देखिए उस पर क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं अगर लॉ एस की खानों की बात करूं तो उस पर देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें लॉ एस की खानों की, तो भारत में आपको पता है कि भारत में जो लॉ अयस्क है, अभी मैं तो लॉ अयस्क कहाँ की चट्टानों होगा, धारवाड़ की चट्टानों से होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि धारवाड़ की चट्टानें आर्थिक संसाधन खनिज के लिए बहुत ही ज्यादा रिच है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें भारत में लॉ अयस्क की खानों की, भारत में अगर हम लॉ अयस्क की खानों की बात करें तो देखिए इससे पहले आपको ये जानना होगा कि सबसे उच्च कोटि का लॉ अयस्क कौन सा होता है। तो सबसे उच्च कोटि का होता है मैग्नेटाइट, जिसमें कि जो लो का परसेंटेज होता है वो 72% के आसपास होता है। उसके बाद में होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो होता है ध्यान रखिएगा उसमें जो लॉ की मात्रा होती है 60-70% के आसपास होती है। उसके बाद सीरोडाइट होता है, अब ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैग्नेटाइट में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हेमेटाइट, भारत में जो क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा जो लो पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, हेमेटाइट पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि भारत में लॉ इसकी कहाँ कहाँ पे खाने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर पर्टिकुलरली हम बात करें खानों की, तो देखिए खानों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, खानों पे बार बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम पर्टिकुलरली खानों की बात करें भारत में, तो भारत में सबसे पहले अगर हम उड़ीसा क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा में देखिए 3 खाने बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे बार बार क्वेश्चन आए हैं। एक है गुरु हिमानी, गुरु हिमानी, दूसरी है बादाम पहाड़, तीसरा है सुलाईपात। देखिए इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो उड़ीसा में ध्यान रखिएगा गुरु हिमानी, बादाम पहाड़, सुलाईपात, ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में बेल्लारी या बेलारी, ये देखिए यूपी पीसीएस 2022 में एक बार पूछा गया था, ऑप्शन में दिया था, अगर आप प्रीवियस ईयर 2022 का देखेंगे उसमें मिलेगा आपको। या बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन, तो वहां पे भी, या कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, तो वहां पे ये लॉ अयस्क पाया जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि देखिए इस पे क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो सलेम, अगर हम तमिलनाडु में बात करें तो सलेम। तो अभी मैंने आपको उड़ीसा के बताया, उड़ीसा में गुरु हिमानी, बादाम पहाड़, सुलाईपात। उसके बाद में मैंने कर्नाटक में आपको कुंद्रेमुख, बेल्लारी, बाबा बदून ये बताया। इसके बाद में अगर पर्टिकुलरली मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में चित्रदुर्ग, सॉरी महाराष्ट्र में चित्रदुर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में भंडारा करके एक जगह है, भंडारा, भंडारा। तो वहां पे क्या है कि भंडारा में लॉ एस्क पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर पर्टिकुलरली और हम इसके आगे की बात करें तो आगे हम देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं, मैंने आपको उड़ीसा के, देखिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा याद करना थोड़ा टफ पड़ता है, बट अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर हम यहीं पे बात करें छत्तीसगढ़ की, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खान है बैलाडीला, बैलाडीला, इस पे देखिए बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी मैं बात करूं राव घाट, इस पे देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो, देखिए मैं आपको वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। अब अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं झारखंड की, तो झारखंड में नोवामुंडी, गुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वहां की खाने हैं जो बार बार पूछी गई हैं। या किरुबिरी, किरुबुरी, तो ये भी देखिए पूछी जा चुकी है वहां पे, ध्यान रखिएगा, किरुबुरी भी वहां पे पूछी जा चुकी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। और एक गोवा में भी
कुछ लो एज की खाने पाई जाती हैं, शायद संग्यूम करके एक पाई जाती है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, संग्यूम करके पाई जाती है। तो मैंने अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको भारत की जो इंपॉर्टेंट चट्टान है उनके बारे में बताया। उसके बाद में मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको क्या बोलते हैं कि भारत में जो लो एज की खाने उनके बारे में बताया, मैंने आपको मैग्नेटाइट हेमेटाइट उसके बारे में बताया, मैंने आपको अरावली पर्वत के बारे में बताया, उसके बाद मालवा के बारे में बताया। तो ध्यान रखिए इनसे देखिए क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली यहीं पे क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखेंगे कि इनसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली देखिए बात करूँ, देखिए ये जो सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर मैं इसमें बात करूँ कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक कौन सा है तो धारवाड़ हो जाएगा। धात्विक खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत किसमें है तो धारवाड़ समूह हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम में पाया जाता है, लौह अयस्क धारवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित लौह से बेलाडीला की खान किसके लिए है तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में क्या है कि हेमेटाइट टाइप का कोयला पाया जाता है, मैग्नेटाइट उच्च कोटि का होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि देखिए इससे क्या कि इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, इससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। देखिए जो चीज मैंने अभी आपको बताई है उसी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो ये अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं तो ये देखिए उसका एक जो मैंने आपको बताया वो मैंने मैप के थ्रू बता दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं अपनी टीम को बोल दूंगा तो इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दें। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको बताया था उड़ीसा में गुरु हिमानी बादाम पहाड़ सुलाईपात, तमिलनाडु में सलेम बताया, इसके बाद में कर्नाटक में मैंने आपको बताया कुंद्रेमुख बेलारी के बारे में बताया, बेलाडीला डल्ली राजरा राव घाट के बारे में बताया, भंडारा के बारे में बताया, और महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी, ये भी ध्यान रखिएगा, झारखंड में किरीबुरू बारमजदा और गोवा के बारे में बताया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। और इसी क्रम में मैं आपको बात करूं तो मैं इसी तरीके से आपको मैप के थ्रू भी इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप मैप से भी देख सके। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच।